Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 14th of December 2021, Tuesday. Inspiration of the day is when one door of happiness closes, another opens. But often we look so long at the closed door that we do not see the one which has opened for us. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Retail inflation ticks up to 4.9%, a 3-month high. इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 3 महीनों के बाद से फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है एंड आफ्टर 3 months it has increased to 4.91% in the month of November from 4.48% in the previous month. So 4.48% से 4.91% का इंक्रीज देखा गया है इन केस ऑफ इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन. और ये भी तब हो रहा है जबकि बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिड्यूसिंग द टैक्सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल. ऐसा कहा जा रहा था कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस या क्रूड ऑयल के प्राइस जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं दैट डेफिनेटली ब्रिंग इन्फ्लेशन और दैट डेफिनेटली इंक्रीज इन्फ्लेशन इन इंडिया. लेकिन रिसेंटली कुछ टाइम से सेंटर और स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे टैक्सेस को रिड्यूस कर रही हैं पेट्रोल और डीजल पर, जिससे कि क्रूड ऑयल और पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में हैं वो मेंटेन किए जा सकें. इसके बावजूद भी इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4.48 से बढ़कर 4.91 तक आ गई है. और अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इसका कोई रीज़न भी होगा. वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न फॉर दिस इंक्रीज इन्फ्लेशन इज़ द फूड इन्फ्लेशन, जो कि फूड के प्रोडक्ट्स में फूड आइटम्स में जो इन्फ्लेशन आई है उसकी वजह से. और अगर मोर स्पेसिफिकली बात करी जाए तो वेजिटेबल के प्राइसेस भी कुछ टाइम से कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट रिटेल इन्फ्लेशन पे देखा गया है. हालांकि फिर भी कुछ टाइम से वेजिटेबल के प्राइस भी डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि टमाटर के प्राइस बढ़े हुए थे वो भी अब कम होना शुरू हो गया. बिसाइड दिस अ सर्ज इन इनपुट प्राइस prompted the companies to increase the price of their product and services as demand strengthened. As I discussed in number of videos that raw material cost or raw material prices are increasing. बहुत सारे रॉ मटेरियल ऐसे भी हैं जिनकी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से भी उनके प्राइस और उनकी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है. और इवेंचुअली कंपनीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है जस्ट टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज. क्यों? क्योंकि डिमांड भी स्ट्रेंथन हो रही है. डिमांड क्यों स्ट्रेंथन हो रही है? क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई सफिशिएंट है. तो डिमांड की वजह से भी हमें कह सकते हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट की वजह से भी कह सकते हैं, फूड इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये रिटेल इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई दिख रही है. दो द CPI बेस्ड इन्फ्लेशन रेट हैज नॉट रीच द अलार्मिंग लेवल येट. अलार्मिंग लेवल क्या? 6 के आसपास. अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में लेकर बताएं कि RBI का इन्फ्लेशन को लेकर के क्या टारगेट है. कई बार मैंने डिस्कस किया है कि RBI का, यहाँ बोल सकते हैं बहुत अच्छे से, MPC का क्या टारगेट है इन्फ्लेशन को लेकर के. तो अगर CPI की बात करें तो CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी एक अलार्मिंग लेवल पर नहीं पहुंची है. लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो ये रिटेल इन्फ्लेशन है इंडिया की, आगे आने वाले मंथ्स में दिस कुड राइज फर्दर, more specifically or particularly in case of services when demand will improve due to the economic recovery. And as per the chief economist of ICRA, input price pressures are actually forcing the companies to increase the prices into many sectors. The November inflation accelerated slightly faster than they had anticipated, apart from the favorable base effect and cut in fuel taxes. और ये जो पैटर्न है ये आगे आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहने वाला है. एंड दिस इज द ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन. देयर इज अ सेपरेट वीडियो इन डिस्क्राइब सेक्शन जहाँ पर आप भी जाकर देख सकते हैं कि व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज CPI. अगर मेजर डिफरेंस की बात करें तो कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिंपली बाय एक्सक्लूडिंग द फूड. तो कोर इन्फ्लेशन जो होती है उसमें फूड आइटम्स जो कि CPI में कैलकुलेट होते हैं वो नहीं होते.
और इस बार जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि फूड आइटम्स में इन्फ्लेशन ज़्यादा आई है, जिसकी वजह से सीपीआई या रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी है। तो अगर ये ब्लू लाइन देखें, दिस ब्लू लाइन इंडिकेट्स द कोर इन्फ्लेशन, दिस रेड line indicates the CPI. Apart from it, there is very small news. Bottom 20% of urban poor faces high inflation, says क्रिसल। इनइक्वालिटी की बात करें तो इंडिया में इनइक्वालिटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दैट रिपोर्ट। एंड एज पर द क्रिसल, द बॉटम 20% ऑफ द अर्बन पुअर फेस द हाई रिटेल इन्फ्लेशन एट 5.6% in the month of November, while the rural poor face the lowest inflation, that is only 4.1% according to the CRISIL. And middle 60% group witnessed the inflation rate of 4.2% in rural area and 5.5% in the urban area. And in both cases, food as well as the fuel items are actually constituting the largest or the highest share in their consumption basket. So because of the accessibility, because of the availability of the certain commodities, there is a difference in urban and rural inflation. और इनइक्वालिटी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। जो बॉटम 20% अर्बन पुअर हैं वो 5.6% का इन्फ्लेशन रेट फेस कर रहे हैं in comparison to middle or MIG group that is actually having the 5.5% inflation. Now let us look into the article number 2 that is given on page number 4. PSU privatization to drive divestment receipts, MOS. इस न्यूज़ को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी कि वाई दिस न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट और क्यों इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। रिसेंटली गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिस तरह से उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा, कल भी हमने फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस करी थी कि पिछली जो गवर्नमेंट थी वो रिकैपिटलाइजेशन, बैंक के रिकैपिटलाइजेशन को फिस्कल डेफिसिट में शो करती थी या नहीं करती थी, और करंट गवर्नमेंट कितना सेंसिटिव है फिस्कल डेफिसिट को लेकर के, और क्या सिचुएशन है आज के टाइम में गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट के लिए सेंसिटिव होना चाहिए आफ्टर पैंडेमिक रिकवरी। तो उसी के लिए इस पर्टिकुलर न्यूज़ में बात करी गई, जहाँ पर ये बताया गया कि प्राइवेटाइजेशन से आने वाली जो रिसीट्स हैं, डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स है, मतलब मनी है, जो रिवेन्यू है, दैट इज़ गोइंग टू बी द प्राइमरी मोड फॉर द गवर्नमेंट रिवेन्यू, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मोड फॉर गवर्नमेंट रिवेन्यू। और जो गवर्नमेंट के जितने भी पेंडिंग काम हैं जो कि रिवेन्यू फॉल की वजह से रुके हुए हैं, चाहे वो GST कॉम्पनसेशन को लेकर के हों जो कि स्टेट्स को देना हो, या फिर फिस्कल डेफिसिट FRBM के टारगेट को अचीव करने का हो, वो सारे जो इम्पोर्टेंट रोल हैं, फंक्शंस हैं, वो कहीं ना कहीं इस जो डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स आएंगी इनसे पूरे किए जाएंगे। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन वुड बी द प्राइमरी मोड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट एज पार्लियामेंट वॉज इन्फॉर्म्ड ऑन मंडे। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर फाइनेंस है मिस्टर भागवत, उन्होंने लोकसभा को रिटर्न में रिप्लाई दिया है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस चल रही है गवर्नमेंट के थ्रू, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्राइमरी मोड होगा फॉर डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट। विद डिसइन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द स्कोप ऑफ माइनॉरिटी स्टेक वो हैज़ डिक्लाइन एज पर मिनिस्टर। हालांकि कितनी डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स आएंगे दैट विल डिपेंड on number of factors like equity in public sector units depend largely on market sentiments, investor interest and market valuation of the stocks। तो कितनी यूनिट सेल होंगी, क्या प्राइस होगा उस यूनिट का, गवर्नमेंट के कितनी रिसीट्स रिसीव होंगे, दैट ऑल डिपेंड ऑन दिस मार्केट सेगमेंट, इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड मार्केट वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स। और अगर परसेंटेज की बात करें तो जो डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.95% से 4.68% टोटल रिसीट कॉन्स्टिट्यूट करती थी सेंटर के टोटल रिवेन्यू जनरेशन में इन फाइनेंशियल ईयर 2015 टू फाइनेंशियल ईयर 2021। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स थी उनका शेयर अप्रॉक्सीमेटली 4.68% था सेंट्रल गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स में। या हम सीधे सीधे सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोल रहे तो जितना रिवेन्यू गवर्नमेंट लेती थी, कलेक्ट करती थी फ्रॉम रिसीट्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स, उसमें 4.68% शेयर होता था डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स का इनटू टोटल रिसीट्स एज पर द डेटा दैट इज गिवन बाय मिनिस्टर इन द हाउस। तो
4.68% डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स कॉन्स्टिट्यूट करती थी गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स में, वाइल द प्रोपोर्शन वॉज द लीस्ट एट 0.95% in financial year 21 and it was highest in financial year 2017 and 18 that is 4.68। इसीलिए ये रेंज दी गई है कि 0.9% से 4.68% की रेंज दी गई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 15 टू फाइनेंशियल ईयर 21। गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली इतने परसेंट, या हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट की जो टोटल रिसीट्स थी उसमें डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स का इतना परसेंट था। सबसे कम देखने को मिला 2021 में और सबसे ज़्यादा देखने को मिला 2018 में एज पर द रीसेंट डेटा। और एज ऑफ नाउ जो गवर्नमेंट के रिवाइज एस्टिमेट्स हैं फॉर डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स, कितना इस बार आने वाला है फाइनेंशियल ईयर 21 में कितना आने वाला था, वो अप्रॉक्सीमेटली 32,000 करोड़ था। और अगर रियलाइजेशन की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था फॉर फाइनेंशियल ईयर 21, कितना रियलाइजेशन हुआ एज ऑफ मार्च 31st 2021 the government has realized approximately 32,845 करोड़, जो कि टारगेट से 103% अप्रॉक्सीमेटली 3% ज़्यादा था। टारगेट 100% था, 3% ज़्यादा रिसीट्स गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू जनरेट करी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। अब ये नहीं कि गवर्नमेंट एफिशिएंट रही, इसका मतलब ये नहीं था कि गवर्नमेंट एफिशिएंट रही अपने डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के। इसका रीज़न जो एक्सपर्ट्स दे रहे हैं और मिनिस्टर ने जो दिया उसका रीज़न सीधा सीधा ये है कि वोलेटाइल मार्केट कंडीशंस की वजह से, जो कि पैंडेमिक की वजह से अराइज हुई थी, गवर्नमेंट ने इंटेंशनली जो एस्टिमेट्स रखा था रिवेन्यू रिसीट्स का फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट वो कम रखा था, जानबूझकर टारगेट था वो कम रखा गया था, क्योंकि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पता था कि पैंडेमिक की वजह से मार्केट इज हाईली वोलेटाइल, जो वैल्यूएशन है वो उतना अच्छा नहीं होगा, मे बी पब्लिक जो है वो उतने अच्छे से, या जो इन्वेस्टर्स हैं वो उतनी ज़्यादा अमाउंट में या एंथुजियास्टिकली इन्वेस्ट ना करें। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ सेट अ वेरी लोअर बजटेड एस्टिमेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 21, और जिसकी वजह से ये 103% तक हमें रिवेन्यू रिसीट्स दिख रहे हैं इन केस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। The government pegged disinvestment receipts at 2.1 trillion, including 90,000 crore from disinvestment of public sector banks and financial institution that year. और उसके बाद उसको रिवाइज कर दिया गया था पैंडेमिक की वजह से। तो फिलहाल के लिए प्राइवेटाइजेशन and disinvestment is going to be one of the key ingredient into the government receipts generation list. फाइनेंशियल ईयर 21 में जो टारगेट था उससे रिवाइज करके टारगेट को लोअर किया गया था। इस फाइनेंशियल ईयर में कितना टारगेट रखा गया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। एंड व्हाट इज द टारगेट दैट गवर्नमेंट हैज सेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 22, जो कि इस बार मार्च में एंड हो रहा है, और कितना अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट ने रियलाइज किया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। फेजिंग आउट केरोसिन इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत टाइम से चाह रही है कि केरोसिन को फेज आउट कर दिया जाए, केरोसिन के यूज़ को फेज आउट कर दिया जाए। अ डिकेड आफ्टर द मूव टूवर्ड्स रैशनलाइजिंग द एलोकेशन ऑफ फ्यूल टू स्टेट्स, बट स्टिल अगर देखें डेटा को देखें तो उसके अकॉर्डिंग अभी भी केरोसिन जो है वो बहुत ज़्यादा यूजेस में है, और केरोसिन को फेज आउट करना अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस में है। फॉर नाउ मोस्ट स्टेट सीक्स केरोसिन एलोकेशंस एंड यूजर्स कंटिन्यू डिमांडिंग द फ्यूल। तो स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो पीडीएस के थ्रू केरोसिन का एलोकेशन और डिमांड कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्टेट्स पे प्रेशर है, जो केरोसिन के यूजर्स हैं दे आर डिमांडिंग द फ्यूल, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टेट्स को भी पीडीएस में एलोकेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। द सेंटर हैज़ फेस्ड आउट बजटरी सब्सिडीज फॉर दिस फ्यूल। और गवर्नमेंट का क्या काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि केरोसिन जो है वो अब फेज आउट हो जाए, उसका यूजेस जो है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाए। दैट इज वाई गवर्नमेंट इज एक्चुअली फेजिंग आउट एनी शॉर्ट ऑफ बजटरी एलोकेशन फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू दिस फ्यूल। तो सब्सिडी जो प्रोवाइड करी जाती थी केरोसिन को, वो सब्सिडी अब गवर्नमेंट ख़त्म करने जा रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं केरोसिन का जो यूजेस है वो
कम हो सके और केरोसिन को फेज आउट किया जा सके। देयर इज नो केरोसिन सब्सिडी दिस फिस्कल ईयर अगेंस्ट 2,677.32 crore in financial year 21. So financial year 21 means last financial year में गवर्नमेंट पर प्रेशर था सेंट्रल गवर्नमेंट तो अप्रॉक्सीमेटली 2,000 करोड़ का या हम कहते हैं 2,500 करोड़ का केरोसिन के लिए सब्सिडी एलोकेट करी थी लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने। बट दिस फॉर दिस बजट ईयर फॉर दिस अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट इज making it zero. Government is not going to allocate any subsidy for upcoming financial year as well as for not allocated any subsidy for this financial year, that is financial year 22. तो 22 के लिए भी कोई सब्सिडी का एलोकेशन नहीं हुआ है और जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है 23 उसमें भी गवर्नमेंट केरोसिन की सब्सिडी को फेस आउट कर चुकी है in order to reduce the uses of kerosene. Under the PDS stands for Public Distribution System. For September and December quarter, 447.47 million liter, that is ml, has been provisioned by Ministry of Petroleum and Natural Gas for 26 states and UTs. So approximately 450 मिलियन लीटर का प्रोविजन किया था रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अब 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। द हाईएस्ट एलोकेशन हैज बीन मेड टू वेस्ट बंगाल, कितना अप्रॉक्सीमेटली 176 million liter and Bihar becomes the second with 42.55 million liter. तो वेस्ट बंगाल और बिहार में हम ये कह सकते हैं डिमांड बहुत ज़्यादा है केरोसिन की को लेकर के और इसका एक रीज़न ये भी है कि जो पुअर सेक्शन है वो अपने फ्यूल रिक्वायरमेंट को लेकर के दे यूज़ द केरोसिन, बहुत सारी जो अपनी ज़रूरतें हैं डे टू डे की उसको केरोसिन ऑयल से पूरा करते हैं फ्यूल रिक्वायरमेंट को, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर अभी भी शायद LPG accessible नहीं है. There has been no allocation for UTs of Ladakh and Lakshadweep in the third quarter because the allocation for full year was given to first quarter itself. और इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 10 स्टेट्स को सेंटर ने केरोसिन फ्री बना दिया है. सेंटर ने क्लियरली कह दिया कि ये 10 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर केरोसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है. दे आर नॉट डिमांडिंग केरोसिन. सो केरोसिन इज नोटोरियस फॉर पॉल्यूटिंग व्हेन यूज्ड टू स्पाइक पेट्रोल. जो कि पॉल्यूशन का टारगेट अचीव करना है गवर्नमेंट को, आपको पता होगा NDC कई सारे जो क्लाइमेट एग्रीमेंट है वहाँ पर नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने सेट किया है. बहुत सारे जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज हैं उनको गवर्नमेंट फेज आउट करना चाह रही है. कैरोसिन इज द वन ऑफ द प्राइमरी टारगेट फॉर इट. और एज पर द गवर्नमेंट केरोसिन एलोकेशन को फाइनेंशियल ईयर 2011 से रैशनलाइज किया जा रहा है और गवर्नमेंट इस बात की कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे केरोसिन को फेज आउट कर दिया जाए. टेकिंग इनटू अकाउंट इंक्रीज इन द डोमेस्टिक कुकिंग गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कवरेज एंड द स्टेट्स एंड यूटीज नॉट लिफ्टिंग देयर कोटा. तो गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं ये कहना है कि गवर्नमेंट तो 10 सालों से 2011 से अप्रॉक्सीमेटली केरोसिन का रैशनलाइजेशन कर रही है सेंटर गवर्नमेंट. और क्योंकि गवर्नमेंट इस बात का भी वेट कर रही है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो भी इम्प्रूव हो जाए, गैस कनेक्शन जो कुकिंग गैस कनेक्शन है वो भी इम्प्रूव हो जाए, 100% जो है इंडिविजुअल जो हैं या 100% सिटीजन्स हैं उनके पास अवेलेबल हो, 100% हाउस होल्ड्स के पास एटलीस्ट कुकिंग गैस कनेक्शन अवेलेबल हो. लेकिन इसके बावजूद भी जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं दे आर नॉट लिफ्टिंग देयर कोटा, दे आर डिमांडिंग. तो अभी तक 10 स्टेट्स केवल ऐसे हैं जिन्होंने केरोसिन को फेज आउट किया है. इसके अलावा वेस्ट बंगाल और बिहार जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर अभी भी केरोसिन की डिमांड बनी हुई है. एंड दैट इज़ वाई स्टेट गवर्नमेंट्स आर डिमांडिंग फॉर मोर केरोसिन. एंड ऑल्दो अगर हम ओवरऑल डेटा देखें तो ओवरऑल डेटा देख करके ये कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि फिर भी जो कंजप्शन है वो डिक्लाइन हो रहा है. And this is the data country-wise PDS kerosene uses. So PDS kerosene allocation, PDS kerosene utilization का डेटा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 टू फाइनेंशियल ईयर 21. और 3 सालों में हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली. अगर आप देखें इफ़ यू कैन सी दिस ग्राफ, दिस इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग. एलोकेशन भी डिक्रीज हो रहा है और यूटिलाइजेशन भी डिक्रीज हो रहा है. दिस बार इंडिकेट्स द एलोकेशन एंड दिस लाइट बार इंडिकेट्स द यूटिलाइजेशन. तो लास्ट 3 सालों से कंटिन्यूसली डिक्रीज है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है. ऑल्दो स्टिल
कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अभी भी डिमांड कर रहे हैं. एंड अंडर रिकवरी ऑन सेल ऑफ PDS kerosene. So this is the allocation, budgetary allocation in for kerosene, and this is the under recoveries on PDS kerosene. कितनी रिकवरी, कितना अनयूज रहा. तो जैसा कि हम क्लियरली देख सकते हैं पिछले साल, कुछ 2 सालों को अगर हम देखें तो जो सब्सिडी है उसका अमाउंट गवर्नमेंट डिक्रीज कर रही है. फाइनेंशियल ईयर 21 में रिवाइज एलोकेशन में कोई भी सब्सिडी नहीं दी गई केरोसिन एलोकेशन को लेकर के, और 22 में भी नील सब्सिडी, और आगे आने वाले ईयर यानी 23 में भी नील ही रहेगी. एंड दिस इज़ द PDS प्राइस एट स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. केरोसिन का कितना प्राइस रहा पर लीटर. अब चूंकि गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही है, स्टेट जो है वो भी रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं यूजेस को, तो कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि मार्केट में सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है, बट डिमांड उस अमाउंट में रिस्ट्रिक्ट नहीं हो पा रही. पीपल आर स्टिल डिमांडिंग, स्टिल यूजिंग केरोसिन, एंड दैट इज़ वाई द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग. पिछले साल 25 अप्रॉक्सीमेटली 25.77 पर लीटर था प्राइस, जो कि इस साल बढ़ करके 36.78 तक आ गया है. मे बी बिकॉज ऑफ पैंडमिक, मे बी बिकॉज ऑफ मोर डिमांड, मे बी बिकॉज ऑफ लेस सप्लाई. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7. यूनिक चार्टर ऑफ NAFED. दिस इज़ नॉट एक्चुअली न्यूज़, ये एक ओपिनियन है, एक एडिटोरियल फॉर्मेट में पेज नंबर 7 पर दिया हुआ, जहाँ पर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की बात करी गई है. That is why I thought this news could be important for understanding about this development institution. So this month, government has advertised for various top position of this particular development इंस्टीट्यूशन. तो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट आई या सीनियर मैनेजमेंट टीम के लिए गवर्नमेंट ने एडवर्टीजमेंट करी है, एंड दैट इज सिग्नलिंग द स्टार्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नो अदर कंट्रीज हैज एवर हैड. दैट इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट. तो इसका फुल फॉर्म याद रख सकते हैं. एंड फॉर दिस, आफ्टर एडवर्टाइजिंग दिस सीनियर पोजिशन, government managers associated with National Bank for Financing Infrastructure and Development Projects are convinced that it should remain 100% government owned entity. जहाँ गवर्नमेंट एक साइड प्राइवेटाइजेशन कर रही है, वहाँ इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट भी कर रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इस NAFED में या नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में गवर्नमेंट की 100% equity रहेगी. It means this will not be privatized. This is somewhat different from the what former economic affairs secretary said that NAFED bill was being tabled in parliament earlier this year. To begin with, it will be the 100% government owned. Later, it will get in more stakeholder as per the financing need. जबकि इसका बिल प्रेजेंट किया गया था तब ये कहा गया था कि शुरुआत में इट विल बी द 100% गवर्नमेंट ओन्ड सब्सिडी और 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम, आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे पैसे की ज़रूरत होगी, फाइनेंस की ज़रूरत होगी, इट मे इनवाइट अदर स्टेक होल्डर्स, अदर शेयर होल्डर्स, अदर इन्वेस्टर्स एज वेल. जबकि जो एडवर्टीजमेंट किया गया है सीनियर पोजीशन के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लिए, उसमें ये हम ये कह सकते हैं कि अच्छे टैलेंट को टैप करने के लिए गवर्नमेंट ने, या जो ये ऑफिसर्स है उनका ये कहना है कि जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, NAFED है, दैट विल कंटिन्यू टू रिमेन 100% गवर्नमेंट ओन इक्विटी. इसका एक रीज़न यही है कि दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट द गुड और बेटर और talented pool, and that is why they are portraying that this job is secure with 100% government owned entity. The NAFED Act offers the option for the government to reduce its share in the company approximately 26%. तो जो बिल आया जिसके तहत ये इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, इस बिल में ये प्रोविजन है कि गवर्नमेंट चाहे तो अपनी जो सब्सिडी है, अपना जो इक्विटी है, वो 100% से रिड्यूस करके 26% तक कर सकती है. By different offloading modes to multilateral institution, sovereign wealth fund, banks as well as इंश्योरर्स. तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशनल फंड्स हैं या बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इनमें गवर्नमेंट ऑफलोडिंग कर सकती है अगर चाहे तो आगे आने वाले टाइम में, इन ऑर्डर टू रेज द फंड. अब क्वेश्चन ये उठता है कि
आया क्यों, वाई दिस नाफिड हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इसका सीधा सीधा रीज़न, अगर आपको पता हो कि रिसेंटली 2-3 साल पहले हमने डिस्कस, गवर्नमेंट ने एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, और कई बार आपने न्यूज़ में डिस्कस भी किया है इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में, और गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको प्रमोट भी बहुत किया था। तो इसके तहत गवर्नमेंट ने जो 100 ट्रिलियन का जो पूल फाइनेंस फंड क्रिएट किया है फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, फॉर दिस नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग infrastructure development has come into place just as India has formed up the investment pool for this national infrastructure pipeline। तो जो ये फंडिंग है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए बेसिकली ये बैंक कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जहाँ पर 100 ट्रिलियन का फंड अलोकेट किया गया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को। एंड द फर्स्ट सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर लाइकली टू बी from roads, airports and so on, but almost certainly not the power sector given the policy काउंटर। अब यहाँ पर पावर सेक्टर को क्यों नहीं प्रमोट किया गया? इनिशियली रोड या एयरपोर्ट जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, या हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको क्यों प्रमोट किया जा रहा है? वाई नॉट पावर सेक्टर? तो अगर पावर सेक्टर को आप ध्यान से देखें तो चाहे वो डिस्कॉम हो, चाहे वो जेनकॉम हो, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। जो पावर सेक्टर को जो लोन गया है, जो फंड गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है बैंकिंग सेक्टर के एनपीए का। और इसीलिए जो भी बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जो फंड पूलिंग जिन्होंने करी है, दे विल नॉट बी रेडी टू लैंड द पावर सेक्टर, कि हमारा ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कॉम्स में, जेनकॉम्स में और अदर कंपनीज में, पावर सेक्टर्स में, चाहे वो नॉन रिन्यूएबल हो चाहे वो रिन्यूएबल हो, वहाँ पर अच्छा खासा एनपीए है बिकॉज ऑफ हाई एक्सपोजर। एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू मेक दिस प्लान अ फेल, कि इनिशियली आप पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करा दें और वो फिर से ब्लॉक हो जाए, वो फिर से एनपीए में कन्वर्ट हो जाए, और जो पूरा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है वो फ्यूटाइल हो जाए। दैट इज़ वाई द प्राइमरी फोकस और द फर्स्ट सेट ऑफ प्रोजेक्ट हैज़ बीन गिवन टू रोड, एयरपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। And this is the brief history of DFIs. DFIs stands for डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी शॉर्ट के डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, उसके लिए फंडिंग करते हैं। और जैसा कि हमारे पास थे भी पहले भी, IFCI, IDBI, ICICI, IDFC एंड IIFCL। और आप सब पर एक नज़र डाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये नाफिड न्यूज़ में है तो ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। IFCI स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1948 में आया था। IDBI स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1964 में आया था। ICICI स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडस्ट्री, जो कि 1955 में आया था। IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, जो कि 1997 में आई थी। IIFCL इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2006 में आई थी। और अब कौन सा इंस्टीट्यूशन आया? दैट इज नाफिड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट project. Now let us look into some other news clips. Paytm GMV soars to 129% in October and November. Loan disbursement up 414%, that is 2.7 billion. So riding on the strong festival season activity, Paytm gross merchandise value, in short we call it GMV, gross merchandise value, saw 129% jump in the October and November quarter, यानी 1.7 ट्रिलियन से या तक इंक्रीज हुआ है पेटीएम का gross merchandise value GMV. And this financial technology fintech major got listed on public stock exchanges last month. और इसके बाद से लोन डिसबर्समेंट भी इंक्रीज हुआ। अगर लोन डिसबर्समेंट को देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 400% का इंक्रीज देखने को मिला है पेटीएम के लोन डिसबर्समेंट को लेकर के ईयर ऑन ईयर बेसिस में, जो कि 2.7 मिलियन तक पहुंच गया है इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द करंट क्वार्टर।
तो ये तो नंबर में इंक्रीज़ है। इसके अलावा अगर वैल्यू में इंक्रीज़ देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 375% का इंक्रीज़ देखने को मिला है जो लोन डिस्बर्स हुआ है उसकी वैल्यू में इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। तो अप्रॉक्सीमेटली 1320 करोड़ का लोन पेटीएम ने लैंड किया है। कैन यू सी द अमाउंट ऑफ लोन दैट हैज़ बीन डिसबर्स्ड, और जो कि पिछले साल से 400% ज़्यादा है। तो पैंडेमिक की रिकवरी के बाद से पेटीएम इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग गुड। लोन डिस्बर्समेंट बढ़ रहा है, जीएमवी वैल्यू बढ़ रही है पेटीएम की, मंथली जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी बढ़ रहे हैं, यूज़र बेस भी इंक्रीज हो रहा है। ना पेटीएम इज़ इमर्जिंग एज वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन फिनटेक मेजर। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, फाइनली वेदांता ड्रॉप्स केसेस टू सेटल द रेट्रो टैक्स डिस्प्यूट। सो जितने भी रेट्रो टैक्स डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने के लिए लास्ट ईयर पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था, जहाँ पर पार्लियामेंट ने कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बिल के बाद से किसी भी तरह का रेट्रो टैक्स नहीं लगा पाएगी कंपनीज पर। और उसमें ऑफर भी किया गया था कि जिन कंपनीज के अगेंस्ट केस चल रहा है, जिन कंपनी से लिटिगेशन चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो कुछ सेटलमेंट से सारे रेट्रो टैक्स डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकते हैं। सो फाइनली जो वेदांता का जो केस था रेट्रो टैक्स डिस्प्यूट को लेकर के, वो वेदांता ने ड्रॉप कर दिया है। वेदांता इज ऑल गोइंग टू सेटल दिस रेट्रो टैक्स डिस्प्यूट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो अनिल अग्रवाल कंट्रोल वेदांता लिमिटेड एंड इट्स रिलेटेड ग्रुप एंटिटीज ऑन मंडे said they have withdrawn multiple tax dispute with union government, and these include income tax appeal pending before the Delhi bench of IT appellate tribunal in a matter that is related to international टैक्सेशन। सो फाइनली वेदांता ने एप्लीकेशन फाइल कर दिया है जहां पर वेदांता इज टेकिंग बैक ऑल इट्स केसेस। तो गवर्नमेंट से सेटलमेंट हो गया है एंड दिस विल पेव द वे फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर द लॉ दैट वाज ब्रॉट बाय द सेंटर अर्लियर दिस ईयर टू रिवर्स द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, जहां पर गवर्नमेंट ने कुछ नेगोशिएशन के बाद से, और इवन गवर्नमेंट ने यहाँ तक भी बोला था कि जो फीस लगी है, जो चार्जेस, जो पैसा लगता है कंपनीज का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिस्प्यूट्स को आगे लिटिगेशन में ले जाने के लिए, वो पैसा भी गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगी। बट लेकिन इस सेटलमेंट के बाद कोई भी पार्टी फर्दर इस प्रोसीडिंग को आगे नहीं ले जा पाएगी एज पर द रीसेंट लॉ। And with this, the group is a step closer to ending the tax dispute with Care India as well. तो बहुत जो लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट है वो केयर इंडिया के साथ, वो भी अब इस पर्टिकुलर लिटिगेशन के, इस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स के बाद सेटल होने के उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ गए। सो देयर वाज अ मल्टीपल टैक्स डिस्प्यूट विद इंडिया। वेदांता के बहुत सारे डिस्प्यूट्स, इसमें के एन भी एक था। अप्रॉक्सीमेटली 20,495 करोड़ की टैक्स डिमांड को लेकर के था। सो फाइनली वेदांता इज all ready to settle the dispute with Indian government, and definitely it will give a good impetus to the investors as well as good signal to the foreign investors that yes, India is a favorable destination for their investment. And this is the list of bills that are going to be presented into the winter session of the parliament or of the Lok Sabha. बस इसको एक नज़र आप देख सकते हैं कि ये सारे बिल हैं जो कि आने वाले हैं इस विंटर सेशन में, और इसका मतलब ये है कि इन सारे बिल्स में, इन सारे एरियाज़ में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ चेंज प्रपोज करने वाली है। तो ऑयल सप्लाई को लेकर के, आर्म फोर्सेस को लेकर के, ONGC, NDPS, पायलट लाइसेंसिंग को लेकर के, आत्मनिर्भर स्कीम्स में कई सारी उसको लेकर के, आत्मनिर्भर भारत की जो स्कीम है उसके तहत कई सारे जो बेनिफिशियरीज हैं उसको लेकर के, ये सारे जो इश्यूज़ हैं वो अपकमिंग पार्लियामेंट के विंटर सेशन में डिस्कस होंगे। और कुछ का तो नेगोशिएशन और डिस्कशन स्टार्ट भी, डेलिब्रेशन स्टार्ट भी हो गया है। नाउ लेट अस लुक इनटू द नेक्स्ट क्लिप। इंडिया टू प्रोड्यूस 5 बिलियन कोविड वैक्सीन डोजेस नेक्स्ट ईयर। तो जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, अमेरिका में एक डेथ भी देखने को मिली है बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन। और अगर शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में भी कहीं ना कहीं हमें निगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द फेयर ऑफ ओमिक्रॉन, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो उसको लेकर के अब गवर्नमेंट इज, और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ आर ऑन देयर एक्टिव मोड। एंड इन लाइन विद दिस our ministers are saying that India will be able to produce 5 billion COVID vaccine doses next year. India plans to ramp up its COVID vaccine manufacturing capacity and expect to produce approximately 5 billion doses for the next year as per the Commerce Minister, Mr. Goyal. तो CIA के एक इवेंट में मिस्टर गोयल ने इंडिकेट किया कि इंडिया इज ऑल रेडी
with their COVID-19 vaccination. इसके अलावा उस पर्टिकुलर CII के कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, उसके इवेंट में कई और सारे भी डिस्कशन नेगोशिएशन हुए, जहाँ पर जो मिस्टर अमिताभ कांत हैं, नीति आयोग के CEO हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट इज डिटरमाइंड टू पुश फॉर मोर रिफॉर्म्स ऑल अक्रॉस द सेक्टर। तो अभी रिसेंटली जिस तरह से डिपॉजिट इंश्योरेंस को लेकर के रिफॉर्म लाए गए हैं और कई सारे सेक्टर्स में, पावर सेक्टर में भी रिफॉर्म लाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी रिफॉर्म लाए जा रहे हैं, उसके बाद जो हमारे मिस्टर अमिताभ कांत हैं, नीति आयोग के CEO, उनका ये कहना है गवर्नमेंट इज ऑलरेडी टू पुश फॉर मोर रिफॉर्म्स अक्रॉस द सेक्टर. इट इज नॉट ओनली दैट few sector has been focused. Even in every sector, government is thinking to bring the reform in order to facilitate the investors, in order to facilitate the citizens, and to bring the development and growth. इसके अलावा इंडिया और UAE की जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नेक्स्ट मंथ साइन होने वाला, उसको लेकर के भी अफर्मेशन दिया है, और मिस्टर गोयल ने कहा है कि नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली इंडिया और UAE कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लेगी. And after concluding this agreement, this would be the faster trade agreement between two countries that has ever made. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.